हृदय देख रहे थे। हृदय की हमने संरचना देख ली थी और हृदय के भाग क्या क्या होते हैं और कुछ विशेष भागों के बारे में भी हमने देख लिया था कि कौन क्या काम करता है। जैसे हमने बोला था कि जो बाइकस्पिड कपाट है और जो ट्राइकस्पिड कपाट है, ये दोनों आलिंद और निलय के बीच उपस्थित होते हैं। बाइकस्पिड बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, ट्राइकस्पिड दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। और ये निलय में संकुचन के समय पलट ना जाए तो इसके लिए तंतु उपस्थित होते हैं, उनका नाम है कॉर्डा टेंडने, जो इन कपाट को पीछे पलटने से रोकते हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है। आज कुछ नए लोग दिख रहे हैं भाई। किसकी किसकी पहली क्लास है आज? जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत अच्छे। एक मिनट, क्या नाम बेटा आपका? अनिकेत। चलो, और किसने अभी हाथ? हाँ, क्या नाम है? केतन, निकेतन। चलो, बहुत अच्छे। दुर्गेश, बगल में भी है। सुमित, अनिकेत, दो अनिकेत हैं, क्या बात है। अनिकेश, अच्छा। इधर क्या नाम बेटा? निकिता। सिद्धि, कौन सी सिद्धि मिली है? सिद्धि बेटा, सिद्धि बड़ा मतलब सिद्धि नाम जैसे आपने, नहीं, सिद्धि का मतलब समझो। जब और तब से जब किसी भी सामान्य वस्तु को दैविक बनाया जाता है तो उसे सिद्धि कहते हैं। सही बात, एकदम। चलो, पीछे कौन उनका? पूजा। अच्छा, और कोई है क्या जिसकी पहली क्लास है? चलो, ठीक है। तो हम लोग हृदय पढ़ रहे थे और दोहरा परिसंचरण का हमने फ्लो चार्ट बना लिया था। अरे हाँ, कल तो टेस्ट भी हुआ है आपका, और कुछ लोग टेस्ट पेपर में उल्टियां भी करके आए होंगे, है ना? मतलब ये कि जो एक दिन पहले याद किया और वहां गए ओएमआर में अल्टी पल्टी कर दी होगे। नहीं किया, सब अच्छे से दिया है। नहीं दिया अच्छे से? अच्छा, चलो देख लेंगे। अभी कुछ डाउट वगैरह होंगे आपको, क्लास के एंड में अपन देख लेंगे। कॉपी बंद करिए जरा। अच्छा, ये तो पढ़ी के नहीं आए होंगे, है ना? अभी तो टेस्ट वाला पढ़ रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो काम चोरी का मौका चाहिए होता है, अपने को बहाना मिल जाए बस नहीं पढ़ने का, है ना? कल छुट्टी भी थी। कल छुट्टी नहीं थी? कल छुट्टी मिली थी आप लोगों को। क्या किया कल? घड़ियाल की तरह पड़े रहे सर। सबसे अच्छा समय काटने का जो तरीका है, ऐसे पड़े रहो, हिलो भी मत। बीएमआर की जांच कर रहे होगे कि एक दिन में देखें न्यूनतम कितनी ऊर्जा खर्च होती है, हिले भी नहीं कर। चलो, तो याद करते हैं। हमने दोहरा परिसंचरण का एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें याद करो, फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त बाएं आलिंद में पहुंचता है। किससे होते हुए? पल्मोनरी शिरा। बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व और फिर बायां निलय। बायां निलय से आवर्टा। आवर्टा में जाने के लिए कपाट कौन सा? आवर्टिक कपाट, जिसे सेमिल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। आवर्टा से जाएगा शारीरिक अंगों में और ऑक्सीकृत रक्त बदल जाएगा अनाक्सीकृत रक्त आएगा महाशिरा से। कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड कपाट होते हुए दाएं निलय में, और दाएं निलय से पल्मोनरी कपाट होते हुए पल्मोनरी धमनी में, और वापस फिर फेफड़ों में। यही फ्लोचार्ट देखा था। और इसको हमने बोला दो भाग में बांटो। एक वो भाग जहां से हृदय से रक्त फेफड़ों में जाता और वापस आता है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी परिसंचरण।
और एक वो भाग जहां हृदय से रक्त शारीरिक अंगों में जाता और वापस आता है, उसे बोलते हैं सिस्टेमिक परिसंचरण। मुझे उम्मीद है ये याद हो गया होगा। अगली हेडिंग डालो, रक्त पंप करने की क्रिया। रक्त पंप करने की क्रिया। रक्त पंप करने की क्रिया, या जिसे कहते हैं ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म। चलो समझते हैं। रक्त को पंप करने के लिए हृदय और हृदय के जो कक्ष हैं और हृदय की जो मांसपेशियां हैं, उनमें दो चरण पाए जाते हैं, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक संकुचन की अवस्था और एक शिथिलन की अवस्था। यही दो अवस्थाएं हैं जिनसे रक्त पंप होता है। लेकिन कैसे पंप होता है? केवल संकुचन और शिथिलन से पंप होता तो हमारी हाथ की मांसपेशी भी रक्त पंप कर रही होती है। अपन ब्लड ब्रेन में भेजना होता है, ऐसे करते ब्रेन में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लयबद्ध तरीके से संकुचन और शिथिलन होना जरूरी है। किस तरीके से? हाँ, जैसे सुर होता है ना, सुर, गाना कोई गाता है सुर लगा के, है ना, तो जो उसमें लय होती है, अगर लय ना हो तो क्या वो सुरीला लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही है कि जो संकुचन और शिथिलन है, यदि वो लयबद्ध तरीके से होगा तभी हृदय रक्त पंप कर पाएगा। तो लिखो पॉइंट बना के, रक्त को पंप करने के लिए, रक्त को पंप करने के लिए हृदय में लयबद्ध संकुचन और शिथिलन, हृदय में लयबद्ध संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन पाया जाता है। संकुचन और शिथिलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संकुचन और शिथिलन। देखो यहाँ पे तो ये दो चरण हैं, दो स्टेप्स हैं, दो अवस्थाएं हैं, एक संकुचन और शिथिलन। जब संकुचन होगा बच्चों, जैसे मान लो हृदय का कक्ष है निलय, निलय में संकुचन होगा तो ये कक्ष खाली होगा। तो संकुचन यानी खाली होने की अवस्था, यही बोलेंगे संकुचन यानी खाली होने की अवस्था। याद रखना, लिखना नहीं, तुम लोग लिख क्यों रहे हो? पहले सुनो, मुझे बोल देने दो। संकुचन यानी कक्षों के खाली होने की, किसी भी कक्ष में जब संकुचन होगा तो वो कक्ष क्या होगा? खाली। और इसे हम कहते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। याद रखना। तो आप संकुचन भले भूल जाओ, इसको नहीं भूलना। किसको? सिस्टोल। दूसरा है शिथिलन। शिथिलन, जब कोई कक्ष में फैलाव होगा, शिथिलन होगा, तो रक्त उसमें भरेगा, तो इसको हम बोलेंगे भरने की अवस्था। भरने की अवस्था। और इसको हम कहते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। याद रहेगा। तो जो लयबद्ध तरीके से संकुचन और शिथिलन होता है, उसमें वास्तविक रूप में क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल। इसी की पूरी कहानी। हमें ये तो पता चल गया कि संकुचन और शिथिलन होगा, बस पता ये करना है कैसे होगा, कौन पहले
कौन बाद में, किस कक्ष में सिस्टोल पहले, किस कक्ष में डायस्टोल, यही हमें समझना है, इसी की पूरी कहानी। अब एक बात आती है, यदि हम एक सिस्टोल ऐसा लिख दे तो चलेगा? नहीं चलेगा, हिंदी में लिखेंगे। यदि हम एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, यानी एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन करें किसी भी कक्ष में, या बोला जाए पूरे हृदय में, पूरे हृदय में यदि एक सिस्टोल एक बार हो जाए और एक डायस्टोल हो जाए तो उसे कहते हैं एक हृदय गति। क्या बोलते हैं? एक हृदय गति, यानी एक हार्ट बीट। तो जो धुक धुक होता है ना, क्या होता है? धुक धुक आवाज आता है ना, जैसे समझो कभी ऐसे अपने हृदय की आवाज कभी अपने कानों में महसूस की है बिना स्टेथोस्कोप से? एकदम कब होती है मैं बता रहा हूं, जब आप स्कूल से छुट्टी मार के घूम रहे हो तो पिताजी ने देख लिया, पिताजी बोले इधर आओ, तुमको मालूम है देख लिया है भाई। ये वो समय होता है जब अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, महसूस छोड़ो, महसूस तो वो पैरों तक हो रही होती है। ये वो समय होता है जब हृदय गति सुनाई देती है। ये मैं निजी अनुभव से कह रहा हूं, ठीक है? तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल बराबर होता है एक हृदय गति, या जिसको हम कहते हैं एक हार्ट बीट। अब इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बे में बंद कर लेंगे, ठीक है? कुछ लोगों को अपने कान याद आ रहे होंगे। चलो, अब आता है एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है, तो पढ़े लिखे लोग बताएंगे 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। तो यानी 0.8 सेकेंड में एक बार संकुचन भी पूरा हो जाता है और एक बार शिथिलन। यही समय लगेगा किसमें? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, यही समय लगेगा। कितना? 0.8 सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत एक मिनट में कितनी हृदय गति होगी, रटा वाला आंसर नहीं देना है। एक मिनट में कितनी हृदय गति होगी, तो हम लोग लिखेंगे क्या? 60/0.8, यही लिखेंगे। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। बस सिद्ध कर दिए तुम लोग मैथ वाले नहीं है। कितना आया? मैथ कैलकुलेटर हमारा, हम बायो के स्टूडेंट, हमको मैथ नहीं आता। 70 एग्जैक्ट आ रहा है, कुछ इधर उधर नहीं आ रहा है। 75 ही आ रहा है। अच्छा, चलो हम मान लेते हैं तुम्हारा कहना 75, और इसको लिखेंगे जानते हो क्या? बीपीएम। क्या लिखेंगे? बीपीएम बोले तो बीट पर मिनट। क्या बोलेंगे? बीट पर मिनट। तो बीपीएम लिखा है तो इसका मतलब क्या है? बीट पर मिनट। और हम जो औसत वाली बात कर रहे हैं वो हम बोलते हैं 70 से 75। और जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है वो कितना? तो इसी रेंज में जाता है। एग्जैक्ट कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग मिलेगी, लेकिन किस रेंज में मिलेगी? 70 से 75। तो हम औसत क्या बोलते हैं? 72 बीपीएम। आई बात सुनो, अब सुनो।
यदि हृदय गति की दर बढ़ जाए, जैसे हमने बताया, जा रहे थे, घूम रहे थे, हम मिल जाए। ऐसा दुर्भाग्य कुछ लोगों का होता है, क्लास से बंक मार के घूम रहे हैं और हम मिल गए। एक रियल स्टोरी बता रहा हूं। अरे सुनो, एक बार की बात है, अभी अभी कुछ महीनों पहले की बात, पिछले साल की बात है। कुछ लोग साक्षी भी हैं। तो क्लास मेरी किसी कारण से कैंसिल हो गई, तो मैं यहीं से निकला, पीछे रास्ते से कहीं जा रहा था, तो एक नायक और एक नायिका बंक मार के, है ना, यहीं टहल रहे थे। हमारी ही क्लास बंक मारी थी और हमारी ही क्लास कैंसिल हो गई। और दुर्भाग्य, देखो दुर्भाग्य कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है कि मेरी ही गाड़ी के सामने आ गए। ये रियल स्टोरी है। मेरी ही गाड़ी के सामने आए भाई साहब, नायक नायिका छोड़ के भाग गया। मैंने बोला गलत चुनाव, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि मान लो ऐसा हो कि आप बंक मार रहे हो और मैं आपके सामने आ जाऊं, तो हृदय गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? 150 पार। चलो, यदि हार्ट बीट जो है वो सामान्य से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया। याद रहेगा? ट्रैकीकार्डिया। और यदि सामान्य रूप से कम हो जाए तो उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया। समझो, सामान्यतः कितना है? 70 से 75। किसी कारण से यदि बढ़ जाए तो ट्रैकीकार्डिया, कम हो जाए तो ब्रैकी नहीं, ब्रैडीकार्डिया। कम हो जाए तो ब्रैडीकार्डिया। अब सर हमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कि भाई सर ज्यादा वाला ट्रैकीकार्डिया था या ब्रैडीकार्डिया था? अभी तो सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है, जब सामने ऑप्शन लिखे आते हैं ना तो सारा कंफ्यूजन सामने आता है। तो इसको ऐसे याद रखना, एबीसीडी आता है? आता है ना? एबीसीडी में कुल कितने? 36। अच्छा, तो अगर हम ए को 1 माने तो जेड कितने नंबर पे होगा? 26 पे होगा। अगर एबीसीडी की नंबरिंग करो तो बी फॉर ब्रैडीकार्डिया पहले आएगा और टी फॉर ट्रैकीकार्डिया बाद में आएगा। तो किसकी संख्या कम होगी? बी की। किसकी संख्या ज्यादा होगी? टी की। तो कम वाला और ज्यादा वाला आगे समझ, अब कंफ्यूजन नहीं। चलो, क्योंकि देखो कंफ्यूजन बहुत होता है और मिलती जुलती चीजों पे ही कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे 1-2 ऐसे पॉइंट रहते हैं, हर साल मैं पढ़ाता हूं, आज तक 130 बार 35 बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी जब आता है सामने तो उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हिंदी में अवतल उत्तल में। इंग्लिश में तो याद है, अब हिंदी में यार अवतल था कि उत्तल था, क्योंकि शब्द मिलते जुलते हैं और मैं हिंदी माध्यम से हूं भी नहीं। जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं, मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं। मेरी शुरुआती पढ़ाई जो है ना आईसीएसई बोर्ड से हुई है। हिंदी मैंने पूरे जीवन कभी नहीं पढ़ा, हिंदी भाषा ही सब्जेक्ट ही नहीं था हमारे यहाँ। फिर कैसे पढ़ाते हैं?
बस हमारी माता जी का आशीर्वाद है। माता जी हमारी हिंदी की प्रोफेसर है, समझ गए लोग आके बोले हमारा लड़का हिंदी नहीं पढ़ेगा तो हम दुनिया भर को पढ़ा क्या करेंगे, मार मार के पढ़ाया हमको। तो इसलिए जो है हमको हिंदी का जो है कुछ शब्दों में कंफ्यूजन होता है, अवतल उत्तल, है ना, क्योंकि मैंने वो शब्द हिंदी में कभी नहीं पढ़े, हमने पढ़े हैं इंग्लिश में। बहुत खतरनाक होती है हिंदी जब पढ़ना शुरू करो तो। और तुम लोग को, मुझे मालूम है तुम लोग को हिंदी भी नहीं आता, ये मुझे मालूम है। तुम लोग जो है ना, तुम लोग को हिंदी भी नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ रहे हो जिंदगी भर से। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। एक बोर्ड लगा था, अंग्रेजी सीखना सीखें, वही वही इसका है। चलो, ये बात समझ में आ गई। अभी आधी बात हुई, अभी पूरी नहीं हुई है, आधी बात हुई है, आधी अभी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखो इसको। तो वास्तव में हिंदी सीखना ज्यादा कठिन है कि इंग्लिश सीखना बच्चों? हिंदी सीखना ना। तो अगर मैं हिंदी सीख सकता हूं तो क्या आप इंग्लिश नहीं सीख सकते? भाई मुझसे तो ज्यादा ही आसान काम करना है ना आपको। एमबीबीएस में सीखना अभी नहीं, कहाँ सीखोगे एमबीबीएस में? अब तो एमबीबीएस भी हिंदी में हो रही, भोपाल में तो हो ही रही है। हाँ, जीएमसी में हिंदी मीडियम का बैच अलग है। अच्छा, वैसे हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, कभी पढ़ना हो तो बता देना। चलिए, लिख लिया ये। ये सब बातें मैं आगे आपसे पूछूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से लिखना। मिटा दूं? अच्छा, नहीं मिटाऊं? चलो, इधर देखो। पॉइंट बोला जा रहा है कि एक हृदय गति में, यानी एक हार्ट बीट यदि होगी तो कितना रक्त पंप होगा? 70 से 75 ml। और इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम।
एक बार एक हार्ट बीट होगी तो हृदय कितना रक्त पंप करेगा? 70 से 75 ml। और यहाँ सुनो ध्यान से, ये जो 70 से 75 ml है ये प्रत्येक निलय से निकलेगा। कहां से निकलेगा? प्रत्येक निलय से। तो पॉइंट लिखो कि एक हृदय गति में प्रत्येक निलय से, और प्रत्येक को अंडरलाइन कर लेना, एक हृदय गति में प्रत्येक निलय से 70 से 75 ml रक्त, एक हृदय गति में प्रत्येक निलय से 70 से 75 ml रक्त पंप होता है। 70 से 75 ml रक्त पंप होता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक आयतन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट में हृदय से पंप होने वाला कुल रक्त, ध्यान से सुनना, हाँ, एक मिनट में हृदय से पंप होने वाला कुल रक्त क्या आएगा? इसका फॉर्मूला SV इंटू BPM। क्या आएगा? SV इंटू, भाई एक बीट में कितना पंप हुआ? SV। एक मिनट में कितनी बीट हुई? BPM। और इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। लिखेगा कोई नहीं अभी? कार्डियक आउटपुट। जो भाषा मैं बोलूंगा वही भाषा लिखनी है। कार्डियक आउटपुट या CO, और हिंदी में कहते हैं संवहन क्षमता। क्या बोलते हैं? संवहन क्षमता। एक मिनट में हमारा हृदय जितना रक्त पंप करेगा उसे बोलेंगे संवहन क्षमता। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? SV इंटू BPM। लिखो, एक मिनट में जितना रक्त, एक मिनट में जितना रक्त हृदय से पंप होता है, एक मिनट में जितना रक्त हृदय से पंप होता है उसे, एक मिनट में जितना रक्त हृदय से पंप होता है उसे संवहन क्षमता, उसे संवहन क्षमता या कार्डियक आउटपुट, उसे संवहन क्षमता या कार्डियक आउटपुट, ब्रैकेट में लिखना CO, संवहन क्षमता, कार्डियक आउटपुट, ब्रैकेट में लिखना CO कहा जाता है। तीनों का मतलब एक ही। अगला पॉइंट में लिखो, CO बराबर SV इंटू BPM। CO बराबर SV इंटू BPM। CO बराबर SV इंटू BPM। तो जरा पता करो कितना होगा भाई। SV हमने बोला 70 से 75, और BPM भी कितना है? 70 से 75। तो हम इसको मान लेते हैं 70 से 75 इंटू 70 से 75 जब करेंगे तो ये आएगा 5000 से लेकर, ऐसा आएगा 4900 से लेकर 5400 ml। 70 से 70 कर लो, कितना आ गया? न्यूनतम हो गया ये। अधिकतम 75 से 75 कर लो, कितना है? 5250। 5250 सॉरी 5250। 75 से 75 कर लो, 5250। एक मिनट में हमारा हृदय सामान्यतः कितना रक्त पंप करता है? 4900 से 5250 ml, यानी लगभग 5 लीटर। लगभग क्या बोल सकते हैं? 5 लीटर। अब सुनो,
शरीर में रक्त कितना होता है? 5 लीटर। हृदय रक्त कितना पंप करता है? लगभग 5 लीटर। तो यानी जितना रक्त हृदय में है उतना रक्त 1 मिनट के अंदर, जितना रक्त शरीर में है उतना रक्त 1 मिनट के अंदर हृदय से पंप हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रक्त शरीर में गोल गोल घूमता है, परिसंचरण में तो कैसे घूमेगा? गोल गोल। तो 1 मिनट में 5 लीटर पंप कर दिया। एक शरीर में है कितना? 5 लीटर। यानी रक्त हमारे शरीर का पूरा चक्कर 1 मिनट में लगा लेता है। रक्त हमारे शरीर का पूरा चक्कर 1 मिनट में लगा लेता है। तभी ये दोनों वैल्यू लगभग क्या आ रही है? बराबर आ रही है। इसीलिए जिन दवाइयों को तेज काम करने के लिए देना होता है, कैसे काम करने के लिए? तेज, उनको सीधे दिया जाता है रक्त में, क्योंकि वो दवाइयां 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर में हर एक भाग में पहुंच जाती है। आई बात समझ? तो जैसे किसी को ऐसी दवा देनी हो जिसको तुरंत काम करना हो, तो उसको खिला दो। खिलाओगे? खिलाओगे, 2-3 घंटे में दवा पचेगी, फिर रक्त में पहुंचेगी, तब तक वो कहीं और पहुंच चुका होगा। जिसको अगर कोई ऐसी दवा देनी है, जैसे मान लो आप सुनते हो स्ट्रेप्टोकाइनेस, सुनते हो ना? क्लॉट बस्टर होता है। रक्त के अंदर अगर कहीं थक्का जम रहा है तो उसको घोल देता है। उसको सीधे, जानते हो, इंजेक्शन हार्ट में ही दिया जाता है। उसका इंजेक्शन सीधे देते हैं हार्ट में, क्योंकि उसमें शिराएं खोजने का भी टाइम, हृदय में सीधे देते हैं और 1 मिनट में पूरे शरीर में घूम जाता है। दवा को कैसे काम करना है, कितने समय में काम करना है, इस पर निर्भर करता है कि दवा को किस माध्यम से दिया जाए। दवा देने के कई माध्यम होते हैं। जैसे एक होता है टैबलेट खा लेते हैं, टैबलेट जाएगा, धीरे धीरे घुलेगा, दवा पचेगी, हमारे पाचन तंत्र से होते हुए रक्त में पहुंचेगी, फिर धीरे जहां काम करना होगा फिर वहां काम करें। एक होता है कि हमें सर और धीमा दवा देनी है, कि ये दवा 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते में पहुंचे, तो उसको क्या करते हैं? त्वचा में इंजेक्शन लगा देते हैं, त्वचा में, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन। और इंसुलिन का इंजेक्शन सामान्यतः ऐसी जगह लगाया जाता है जहां वसा ऊतक ज्यादा हो, तो पेट में लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा वसा कहाँ होता है? पैर में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वसा ज्यादा होने से वो दवा जो है बहुत धीरे धीरे घुलती है और शरीर को लंबे समय तक मिलती है। और धीमा करना हो कि सर हमको और धीमा दवा पहुंचे शरीर में, तो एक वो बैंडेज जैसा आता है, बैंडेज, दवाई का बैंडेज रहता है, उसको चिपका देते हैं। जैसे कुछ लोग सुने होंगे गलसुआ होता है, तो यहाँ पर एक बैंडेज चिपकाते हैं ना, बैंडेज में होती है दवा, वो धीरे धीरे रिश्ते हुए त्वचा में पहुंचती है, त्वचा से आंतरिक ऊतकों में पहुंचती है। लेकिन उतना करने के लिए हफ्ते भर का टाइम लगता है। तो डिपेंड करना है दवा कैसी देनी। जैसे इंसुलिन किसी को ब्लड में दे दो, कोमा में चला जाएगा, वो दवा तुरंत नहीं पहुंचनी चाहिए। कैसे पहुंचनी चाहिए? धीमे धीमे। अब हम लोग सर दर्द होता है तो बाम लगाते हैं ना, तो बाम ऐसे लगाया, अच्छा महसूस, जब ऐसा लगाया और जलन मारने लगा, लगता है कितना बढ़िया काम कर रहा है, वो जला रहा है, 1 डिग्री बर्न कर रहा है, सेंसेशन को खत्म कर रहा है, तो हमें लग रहा है बहुत बढ़िया कर, जबकि उसको काम करने में 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। है ना? तो दवाइयां इस हिसाब से चुनाव किया जाता है कि उन्हें कितने समय में और कितने लंबे समय तक कार्य करना। तो यहाँ पर अगर किसी दवा को जल्दी शरीर में पहुंचाना है तो कहाँ दे दोगे? सीधे रक्त। इसलिए देखो अस्पताल वाले जो है ना, सबसे पहले अस्पताल जाओगे तो एक जो है कैनुला लगा के छोड़ देंगे, इतना बड़ा है, जो भी दवा आएगी उसी में लगाते जाओ।
तुरंत फायदा होता है। क्यों? घर पे इतना फायदा नहीं होता दवा खाने से, वहां तुरंत होता है। क्यों? जल्दी पहुंचती। यही कारण है कि रक्त जो है 1 मिनट से कम समय में शरीर का एक चक्कर। अब ये बताओ, हार्मोन पढ़ा है अपन ने, हार्मोन को भी तेज काम करना है तो उसे भी कहाँ प्रेषित किया जाता है? रक्त में, ताकि वो 1 मिनट से कम समय में पूरे शरीर में पहुंच जाए और तुरंत काम करे। लिखो, लिख लिया? मिटा दो? एक क्वेश्चन नोट करो। यदि किसी मनुष्य की संवहन क्षमता 10 लीटर है, यदि किसी मनुष्य की संवहन क्षमता 10 लीटर है और 100 बीपीएम हृदय गति, यदि किसी मनुष्य की संवहन क्षमता 10 लीटर है और हृदय गति 100 बीपीएम, तो एक बार में दोनों निलय से पंप होने वाली रक्त की संयुक्त मात्रा क्या होगी? तो एक बार में दोनों निलय से पंप होने वाली रक्त की संयुक्त मात्रा क्या होगी? चलिए भाई बताइए आंसर। हाँ, किसका आंसर आया? 50 ml, जरा हाथ ऊपर करो। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पचास ml। मुझे आंसर बताओ कितना? 50। एक आंसर आया 50। और किसी का कुछ आया? हाथ ऊपर करो। कितने लोगों का आया? 100। हाथ ऊपर करो। शाबाश। 1 2 3 4, बहुत अच्छे। कितने लोगों का आया? 150। हाँ, कितना आया? 150 आया ना। एक और किसी का आया 150? चलो ठीक है। बाकी लोग जबरदस्ती आंसर निकालने में लगे हुए हैं कि इनमें से कुछ तो आ जाए। नहीं आया। हाँ गुनगुन, ये 2018 का नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी इधर उधर करी है मैंने। चलो ध्यान से देखो, आंसर है 50 ml। किसका आया था भाई 50 ml? हाँ, वहां गलत होता। सही आंसर है 150 ml। कैसे आएगा देखते हैं। हमने बोला, यहां पर देखो, सही है। अब खुश हो गए सर, हमारा आया।
100 ml। हाँ एकदम सही है ना? तो क्या सही है? बट ये भी गलत है। तुम लोग ऑप्शन देख के आंसर निकालने की कोशिश करते हो बेटा, यही गड़बड़ी है। ऑप्शन देख के आंसर मत निकालो। देखो कैसे आएगा। हमने बोला कार्डियक आउटपुट बराबर 10 लीटर और बीपीएम बराबर 100। तो हमने बोला कार्डियक आउटपुट बराबर कितना होता है? एसवी इंटू बीपीएम। तो ये 10 लीटर हो गया। अब इसको अगर हम किस में बदल लें? एमएल में। तो 10 लीटर एमएल में कितना होगा? 10,000। बहुत अच्छी बात है। 10,000 ml इज इक्वल टू एसवी इंटू बीपीएम। एसवी कितना आ जाएगा? 10,000 बटे 100 यानी 100 ml। अरे है तो 100 ml। किसका किसका आया था? देखो सही है ना, गधा कहीं के। इधर देख ध्यान से। पूछ रहा है कि दोनों निलय मिलाकर 100 ml तो एक निलय का है, तो 100 ml प्लस 100 ml दोनों मिलाकर हो जाएगा 200 ml। संयुक्त रूप से यही हिंदी मीडियम के बच्चे मार खाते हैं। भाषा समझना, लैंग्वेज का जो बैरियर है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हटेगा। भाषा क्या बोला जा रहा है, क्या पकड़ना है, क्या निकालना है, हम यहां तक तो आराम से निकाल लेते हैं। क्या ये पूछा जा रहा? नहीं, संयुक्त रूप से पूछा जा रहा है। 200 ml। देखो 100 ml वाले कैसे खुश हो गए थे, अरे हमारा आ गया आंसर। भूल गए कि वो क्वेश्चन किसने दिया। वो संयुक्त नहीं भूले हैं। भाषा बेटा आप लोगों का सबसे बड़ा बैरियर है। इसी भाषा के बैरियर को अगर आपने क्रॉस कर लिया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये मालूम होना, वो कैसे हटेगा बैरियर? जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। 30,000 क्वेश्चन का लक्ष्य बनाइए। कितने हजार? 30,000। 10,000 बायो, 10,000 फिजिक्स, 10,000 केमिस्ट्री। 30,000 क्वेश्चन का लक्ष्य बनाइए। चलिए, ये एम्स के लिए है। बाकी अपनी जैसी क्षमता वैसा मेडिकल कॉलेज नीचे आता जाएगा। 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एम्स पहुंचो। 6-7 हजार करोगे, जीएमसी भोपाल पहुंचोगे। 1-2 हजार करोगे, एलएनसीटी से भी फार्मा कर पाओगे। उससे ज्यादा नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। नहीं, ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो आपके 0 नंबर पर भी एडमिशन ले लेंगे। 0 नंबर हो तब भी एडमिशन लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कुछ घुसा दिमाग में? चलो आगे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। जो रक्त पंप करने की क्रिया होती है प्रत्येक हृदय गति में, ये चक्रीय क्रिया होती है। कैसी होती है? चक्रीय। और इस चक्रीय क्रिया को बोलते हैं कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र। लिखो कि प्रत्येक हृदय गति में रक्त पंप करने की क्रिया, प्रत्येक हृदय गति में रक्त पंप करने की क्रिया, प्रत्येक हृदय गति में रक्त पंप करने की क्रिया चक्रीय रूप में पाई जाती है। रक्त पंप करने की क्रिया चक्रीय रूप में पाई जाती है, जिसे कार्डियक साइकिल, जिसे कार्डियक साइकिल या कार्डियक चक्र कहते हैं। कार्डियक साइकिल या कार्डियक चक्र कहते हैं। अगली हेडिंग डालो कार्डियक साइकिल। और कुछ बातें हैं
समझना जरूरी है। देखो भाई, हमारा जो हृदय के भाग हैं, पहले तो बायां और दायां भाग। बायां भाग की क्रिया दाएं भाग से अलग है, दाएं भाग की क्रिया बाएं भाग से अलग है। अब इनमें भी आलिंद और निलय में जो संकुचन और शिथिलन है वो अलग अलग समय पर होता है, एक साथ नहीं होता। अलग अलग समय पर लेकिन लयबद्ध तरीके से होता है। जैसे दोनों आलिंद में शिथिलन एक साथ होगा और दोनों निलय में शिथिलन एक साथ होगा। सब में एक साथ नहीं होगा, आलिंद में अलग और निलय में अलग। ये बात हमें लिखनी है। तो लिखो कि हृदय का बायां और दायां भाग, हृदय का बायां और दायां भाग एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है तथा आलिंद और निलय में अलग अलग समय पर, आलिंद और निलय में अलग अलग समय पर संकुचन और शिथिलन पाए जाते हैं। आलिंद और निलय में अलग अलग समय पर संकुचन और शिथिलन पाए जाते हैं, संकुचन और शिथिलन पाए जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, दोनों आलिंद में संकुचन और शिथिलन एक साथ और दोनों निलय में संकुचन और शिथिलन एक साथ। कैसे होता है समझने की कोशिश करें। अलग अलग समय पर पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से है, जो निम्न प्रकार से है। पहले हम बात करेंगे आलिंद की। आलिंद यानी एट्रियम, आलिंद यानी एट्रियम। एट्रियम मतलब हृदय के ऊपरी छोटे कक्ष। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। ध्यान से देखना भाई। तो ये दोनों आलिंद हैं, 1 और 2। ऊपरी छोटे कक्ष आलिंद और निचले बड़े कक्ष निलय। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? आलिंद। अब हमने पढ़ा कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कितने समय में पूरा हो जाता है? 0.8 सेकेंड। अब बात ये आती है कि आलिंद का जो सिस्टोल है, जिसको हम बोलते हैं एएस, क्या बोलते हैं? एएस। आलिंद में सिस्टोल यानी एट्रियल सिस्टोल, आलिंद में डायस्टोल यानी एट्रियल डायस्टोल। अब सुनो, अगर हम आलिंद की ही बात करें तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कितने समय में पूरा होगा? 0.8 सेकेंड। अब इसमें आलिंद का जो सिस्टोल है वो समय लेता है कितना? कितना लेता है? 0.1 सेकेंड। और आलिंद का जो डायस्टोल है वो कितना समय लेता है? 0.7 सेकेंड। तो दोनों मिलाकर कितने समय में पूरा हो जाता है? 0. याद रहेगा, ये वैल्यू याद रखें। आलिंद का सिस्टोल में लगने वाला समय 0.1 सेकेंड, यानी आलिंद के संकुचन में लगने वाला समय, और आलिंद के शिथिलन में लगने वाला समय 0. कैसे होगा समझो, अभी लिखना नहीं है। ये 2 कक्ष है, मान लो ये ऊपर आलिंद और नीचे निलय। आलिंद के संकुचन में लगने वाला समय 0.1 सेकेंड,
आलिंद के शिथिलन में लगने वाला समय 0.7 सेकेंड। तो संकुचन और शिथिलन में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा? इतनी बात समझ में आई? अगर हम इसका एक समय चक्र बना लें, कैसा चक्र? और समय चक्र हम बनाए कुल कितने समय का? 0.8 सेकेंड का। ठीक है, ये आलिंद का चक्र है भाई। तो आलिंद के संकुचन में लगने वाला समय कितना होगा? 0.1 सेकेंड, इतना समय लगेगा। और आलिंद के शिथिलन में लगने वाला समय, ऐसी घड़ी बनेगी कि नहीं? और दोनों मिला के कितना समय लगेगा? लिखिए। ये आलिंद की बात हो गई। अब जब हम निलय की बात कर लेते हैं। अब अपने को एक पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? चलो अभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी। अभी इधर देखते हैं निलय। ये आलिंद की बात हो गई। जब हम आलिंद की बात करेंगे तो निलय को भूल जाएंगे, और जब निलय की बात करेंगे तो आलिंद को। इनका आपस में केवल एक कनेक्शन है जो मैं बाद में बताऊंगा, अभी भूल जाओ। निलय में सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसको हम कहते हैं वीएस, ये कितना समय लेता है? 0.3 सेकेंड। और निलय में डायस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसे कहते हैं वीडी, ये कितना समय लेगा बच्चों बताओ? 0.5 सेकेंड। क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 0.5।
एक सिस्टोल और एक डायस्टोल का योग कितना है? 0.8। लेकिन कहानी बस एक है जो हमें याद रखना है, और इसी पर हमारे आगे के कई क्वेश्चन आधारित होंगे। जब आलिंद में संकुचन खत्म होता है, जब आलिंद में संकुचन खत्म होता है तो निलय में संकुचन शुरू होता है। आलिंद में संकुचन कहां खत्म हुआ है? 0.1 सेकंड पे, यानी यहां निलय में संकुचन शुरू होगा, और निलय का संकुचन कब तक चलेगा? 0.3 सेकंड। बस यही एक बात याद रखनी, जब आलिंद में संकुचन समाप्त होगा तब निलय में संकुचन प्रारंभ होगा। पूरे इस टॉपिक में एक ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी। तो अगर हम इसकी भी घड़ी बनाएं बच्चों, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 और 0.8। हमने बोला जब आलिंद में संकुचन समाप्त होगा तब निलय में संकुचन प्रारंभ होगा, यानी कहां से शुरू होगा? 0.1 सेकंड। कब तक चलेगा? 0.3। तो ये चलेगा अपना वेंट्रिकुलर सिस्टम, जिसकी तो 1 से शुरू हुआ और 0.3 तक चला तो 4 पे खत्म होगा ना। 3 घंटे की पिक्चर है, 1 बजे शुरू हुई, कितने बजे खत्म होगी? है ना? 3 घंटे की पिक्चर 1 बजे शुरू हुई तो कितने बजे खत्म होगी? 4 बजे ना। अवधि कितनी है? तो यहां से 0.3 सेकंड कहां आएगा? 0.4। और बाकी इसके बाद का जो समय काल है वो क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कितना? 0.5। ये चक्र हो गया आलिंद का और ये चक्र हो गया, अब दोनों को मिला देंगे तो हृदय का चक्र आएगा। ये आलिंद का और ये निलय का, दोनों को मिला देंगे तो आएगा हृदय का। बनाओ। भाई हृदय इन्हीं दोनों से मिलकर बना है ना। इसको मिटा दे। चलो अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, आलिंद और निलय दोनों के चक्र को मिला देते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि आलिंद में संकुचन
कब से कब तक पाया जाता है? आलिंद में संकुचन, बताइए। 0.0 से 0.1 तक, यहां से यहां तक था कि नहीं? ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, निलय में संकुचन कब पाया जाता है? 0.1 से 0.4 तक। ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकेंड। अब जरा डायग्राम देखो, ये वाला और इससे पहले वाला, आलिंद और निलय दोनों का डायग्राम अपनी कॉपी में देखना। क्या 0.4 से 0.8 तक आलिंद में भी शिथिलन हो रहा है, निलय में भी शिथिलन हो रहा है? क्या दोनों में शिथिलन हो रहा है? यानी ये 6 बजे से लेके 12 बजे तक आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन हो रहा है। तो या तो हम उसे बोले दोनों का शिथिलन, या तो हम उसे बोल दें संयुक्त शिथिलन। क्या बोल दें? संयुक्त शिथिलन, यानी जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं? संयुक्त शिथिलन या जॉइंट डायस्टोल। तो 0.4 से 0.8 तक क्या पाया जाता है? जेडी। कितने समय का? 0.4 समय का, और इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल, यानी संयुक्त शिथिलन। संयुक्त क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि इसमें आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है। और यही 3 अवस्थाएं बनती हैं हृदय की। कौन कौन सी? एएस, वीएस, जेडी। आगे लिखने से पहले एक पॉइंट लिखना कि जब आलिंद में, इस पे 10 स्टार लगा के लिखना, 10 स्टार। 10 स्टार ऐसे लगेगा बेटा, 10 तो सितारे मत बना लेना, है ना? 10 स्टार ऐसे बनता है। जब आलिंद में संकुचन समाप्त होता है, जब आलिंद में संकुचन समाप्त होता है, तो निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। जब आलिंद में संकुचन समाप्त होता है, तो निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। तो निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट, 0.4 सेकेंड से, अगला पॉइंट है 0.4 सेकेंड से 0.8 सेकेंड तक। 0.4 सेकेंड से 0.8 सेकेंड तक आलिंद और निलय, आलिंद और निलय दोनों में संकुचन पाया जाता है, सॉरी दोनों में शिथिलन पाया जाता है। आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है। 0.4 सेकेंड से 0.8 सेकेंड तक आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है। आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है। इसलिए इस अवस्था को संयुक्त शिथिलन, इसलिए इस अवस्था को संयुक्त शिथिलन या जॉइंट डायस्टोल, संयुक्त शिथिलन या जॉइंट डायस्टोल, इसलिए इस अवस्था को जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अगला पॉइंट, इसलिए हृदय चक्र में, इसलिए हृदय चक्र में, इसलिए हृदय चक्र में हमें 3 चरण, इसलिए हृदय चक्र में हमें 3 चरण मिलते हैं। इसलिए हृदय चक्र में हमें 3 चरण मिलते हैं, एएस,
तीन चरण मिलते हैं, एएस कॉमा वीएस, एएस कॉमा वीएस कॉमा जेडी, एएस कॉमा वीएस कॉमा जेडी, ठीक है, जो निम्न क्रम में पाए जाते हैं, जो निम्न क्रम में पाए जाते हैं। अब ये डायग्राम बना लीजिए, जो निम्न क्रम में पाए जाते हैं। तो एएस के बाद मिलेगा क्या, वीएस, वीएस के बाद मिलेगा जेडी, जेडी के बाद एएस वीएस जेडी, यही याद रखना बेटा। क्या याद रखना है, एएस वीएस जेडी और फिर एएस वीएस जेडी, ये इसका सीक्वेंस है, क्रम है। तो कार्डियक चक्र में कितनी अवस्थाएं हमें पढ़नी है, तीन। कौन कौन सी, एएस वीएस जेडी। एएस यानी आलिंग में संकुचन, वीएस यानी निलय में संकुचन, जेडी यानी संयुक्त शिथिलन, जॉइंट डायस्टोल। और ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं तीन अवस्थाओं को पढ़ना है। ये तीन अवस्थाएं जिसके समझ में आ गई, उसको हृदय की क्रिया जो है ना, कार्य कैसे करता है हृदय, वो क्रम समझ में आ जाए।